पूरा घर सजा हुआ है। बुआ सास माया आ गई है क्योंकि भतीजे की शादी है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ घुसी बैठी हो? लड़के की शादी को सिर्फ 1 महीना बचा है और घर में तो ऐसे सन्नाटे पस रहे हैं जैसे दुल्हन विदा करके आ गई हो। तभी नीता जी कमरे से बाहर निकल कर आती है। आओ आओ जीजी, बैठो बैठो। बस आलोक को भेजने ही वाले थे आपको लाने के लिए। कई दिनों से कह रहे थे कि बुआ को ले आओ, लेकिन वो खुद ही अपनी शॉपिंग में इतना बिजी था कि बस कुछ पूछो मत। हाँ हाँ, वो सब जानते हैं हम भाभी। वैसे ही हमें कितना प्यार करती हो आप। तभी रिया भी अपनी बुआ की आवाज सुनकर वहां आ जाती है और झट से बुआ के गले लग जाती है। बुआ आ गई, कितने दिन लगा दिया आने में? अरे वो तो हर रोज तेरे फोन जा रहे थे इसलिए मैं चली आई, वरना मैंने तो सोच ही लिया था सीधे शादी वाले वेन्यू पर ही पहुंचूंगी। ऐसे कैसे बुआ, हद करती हो आप भी? आखिर आप भी तो इस घर की बेटी हो। बस तू ही तो है मेरी भतीजी जो इस घर में मुझे प्यार करती है, वरना मेरे लिए तो ये घर उसी दिन पराया हो गया था जिस दिन मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहकर माया जी जोर जोर से रोने लगती है। बुआ प्लीज अब ऐसे रो मत, आपको रोता हुआ मैं नहीं देख सकती, भले चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मम्मी, आप भी खड़ी हो, जाकर बुआ के लिए पानी लाओ ना। ये सुनकर नीताजी रसोई घर की ओर अपना रुख करती है। देखिए मेरी बेटी और दूसरी इसकी बुआ, इन दोनों से बड़ा ड्रामेबाज नहीं होगा इस दुनिया में। अरे मैं क्या पागल हूँ, आज इस घर में आए मुझे 32 साल हो चले। नीताजी सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लेकर पहुंचती है। तभी उनके भाई यानी कि नीताजी के पतिदेव किशोर जी भी आ जाते हैं। अरे जीजी आप, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, आप आ गई। हाँ, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला हिसाब है अपना, तो क्या करे, माँ बाप के जाने के बाद तो अपने घर में जाने के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। अरे दीदी आप ऐसी बातें क्यों करती हो? हमेशा से आप हमारे लिए माननीय हो। अब अम्मा बाबूजी भी नहीं रहे तो आप ही घर की बड़ी है। अभी शादी में पूरे 1 महीने का वक्त था तो हमने सोचा बुला लेंगे। हाँ हाँ, 1 महीना कहकर तुम लोग ये जता रहे हो कि मैंने जल्दी आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सब चुप हो जाओ, सबके सब। बुआ मैं आपके लिए ना गुप्ता जी के समोसे लाने जा रही हूँ, बताओ 1 खाओगी कि 2? तू भी ना एकदम पगली है, जा भाग कर लिया, खा ही लूंगी। सब लोग पहले चाय पी लो, एकदम ठंडी हो गई है। तो गरम करके लाओ ना भाभी, आपको तो बस बोलना है। आज की कहानी है रायबरेली में रहने वाले अग्रवाल जी के यहाँ की। परिवार के मुखिया किशोर जी और उनकी पत्नी नीता जी किसी भी रिश्ते को निभाने में कोई कोताही नहीं बरतते। पूरे समाज में उनका बड़ा ही मान सम्मान है, लेकिन उनकी खास बहन माया जी से कभी उनकी पटरी मेल नहीं खाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई खास कारण होगा, तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही है, लेकिन वो कारण क्या है ये तो आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। धीरे धीरे आलोक की शादी पास आने लगती है। घर में शादी के काम चल रहे हैं। देख रही हो रिया, हर काम में तुम्हारे ननिहाल के लोग आगे हैं, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी मामी, तुम्हारी नानी, लेकिन तुम्हारी इकलौती बुआ को कोई नहीं पूछ रहा। अरे इस घर की इकलौती बेटी हूँ मैं, लेकिन किसी को समय ही नहीं कि मुझे कुछ पूछ ले। मैं भी नोटिस कर रही हूँ, मम्मी ने आपको किसी काम के लिए आगे नहीं बुलाया। नोटिस करने वाली बात ही नहीं है बेटा, आज मैं हूँ कल तू होगी। मेरी जगह आज मेरी भाभी नहीं पूछ रही, कल तेरी भाभी आ रही है, वो भी अपनी सास को देखकर तुझे क्या ही पूछेगी। देख ले, सोच ले और समझ ले, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अपनी बुआ की बातें सुनकर रिया चुप हो जाती है और उसके दिमाग में वही सब बातें घूमने लगती हैं। और रिया के मन में ये बीज डालने के बाद माया जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे करते हुए शादी वाला दिन भी आ जाता है और धूमधाम से घर में स्मिता के रूप में नई बहू का आगमन होता है। और कैसा लग रहा है तुमको यहाँ स्मिता? अच्छा लग रहा है बुआ जी, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, मुझे अपने घर की कमी महसूस ही नहीं होने दे रहे हो। घर की कमी कैसे महसूस होगी? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तैली, इतना बड़ा घर तो तुम्हारे दूर दूर तक की रिश्तेदारी में किसी का नहीं होगा। बताओ अगर मैं गलत हूँ तो। जी बुआ जी, होगा तो नहीं। तभी ये सब बातें सुनकर गुस्से से भड़कती हुई नीता जी वहां आती है। जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हैं? स्मिता अभी अभी इस घर में नई बहू के रूप में आई है, हम सबने उसे पसंद किया है, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें ना करो। अब उसका नया जीवन शुरू होने जा रहा है, जो हमारा है वो उसका भी है, तो प्लीज ये सब बातें ना करो जीजी। स्मिता तुम अंदर जाओ। अच्छा नीता, अब तुम मेरे से भी बड़ी हो गई,
अब तुम मुझे बताओ कि क्या सही है और क्या गलत। अरे तुम्हारी बहू को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम्हारा सब कुछ उसका हो गया, लेकिन मेरा आज भी इस घर में कोई हिस्सा नहीं। इतना कहकर माया जी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी रिया वहां आती है। अरे बुआ, आप यहाँ अंदर अकेले क्या कर रही हो? लो, मैं आपके लिए ना बढ़िया फालूदा आइसक्रीम लाई हूँ अपने बरेली के फेमस कुल्फी वाले से। जल्दी जल्दी खाओ, बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अरे बेटा, तुम मुझ पर इतना प्यार ना लुटाया कर, मैं तो बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अचानक क्या हुआ बुआ? अभी तो मैं आपको अच्छा खासा बाहर बैठा हुआ छोड़ आई थी। तेरी मम्मी का कहना है कि मेरी बहू से तमीज से बात करो। क्या? मम्मी ने आपसे ऐसा कहा? मम्मी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? रिया उठकर जाने लगती है। माया जी रिया का हाथ पकड़ लेती है। अरे रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम है तो नहीं जाएगी। मैं घर में कलेश नहीं चाहती। और सुन, तेरे फूफा जी को भी तेरे पापा ने क्या ही लिफाफे में दिया है, वहां जाकर उन्होंने मुझे फोन करके बताया। सिर्फ 5100 लिफाफे में निकले हैं। एक सूट के पैसे और एक सोने की चेन दी है। क्या घर के दामाद को बस इतना ही मिलना चाहिए था? अरे मेरी तो नाक कटा के रख दी तेरे पापा ने। और तेरे पापा से ज्यादा दोष तो तेरी माँ को ही दूंगी। ये सब उन्हीं का किया धरा है। मेरी मम्मी सच में ऐसी है बुआ, पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों करती है। शुरू से बहुत भेदभाव हुआ है आपके साथ। मुझे तो डर इस बात का है बेटा, मेरा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन आगे तेरा क्या होगा? तेरी भाभी भी मुझे तेरी माँ से 2 कदम आगे ही दिखाई दे रही है। वो भी तुझे बिल्कुल नहीं पूछने वाले, मैं पहले ही बता देती हूँ। चल आज मैं तुझे शॉपिंग करा दूं, फिर मेरा पता नहीं कब आना होगा। नहीं नहीं, मैं अभी आपको नहीं जाने दूंगी। ऐसे इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको जाने को कह सके, और कोई कहेगा भी तो पहले मुझसे बात करनी होगी। आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। वाह रिया बेटा, मुझे आज तुझ पर गर्व है। जो स्टैंड अपने लिए मैं नहीं ले पाई, आज वो काम तू कर रही है। अगर मैंने भी तेरी तरह बहादुरी दिखाई होती तो कोई आज मुझसे इस तरह से बात ना करता। बस तू अपनी बात के आगे भाभी की चलने मत देना। बुआ, मैं भतीजी किसकी हूँ आखिर? उधर नीता और स्मिता किचन में सबके लिए खाना बना रहे हैं। मम्मी जी, ये बुआ और दीदी क्या बातें कर रही हैं? तब से रूम में बराबर खुसुर पुसुर हो रही है। अब तो खाने का समय भी हो चला है। आ जाकर बोला स्मिता, फिर थोड़ी देर तू भी आराम कर लेना, बहुत थकी हुई है। स्मिता दोनों को खाने के लिए बुलाने जाती है। बुआ जी, दीदी आओ ना, दोनों खाना रेडी है। आ रे, जाओ तुम अभी। अरे भाभी, आपको इतनी मैनर्स होनी चाहिए कि जब 2 लोग रूम में बात करें तो रूम में नॉक करके जाना चाहिए। स्मिता दुखी होकर वहां से चली जाती है। बिल्कुल सही किया तूने रिया बेटा, ऐसे ही टाइट करके रखना अभी से, तब कहीं जाकर बात बनेगी। ये भी कोई सीधी नहीं है। जब भाभी मुझे भला बुरा कह रही थी तो ये खड़ी होकर आराम से सुन रही थी बस। अच्छा वो ऐसी बात है, इनको तो मैं देखती हूँ। आप सब खाने के टेबल पर आते हैं और स्मिता के हाथ के बने खाने की बड़ी ही तारीफ करते हैं। वाकई में खाना बड़ा ही स्वाद है बहू, 1 नंबर खाना है। मुझे आज की कढ़ी खाकर अपने अम्मा के हाथ की बनी कढ़ी की याद आ गई। वाह किशोर, पहले ही दिन अपनी बहू को अपनी माँ की पदवी दे दी। वाह भाई वाह, मान गए। जी, इसमें पदवी देने ना देने जैसे तो कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा तो मैंने तारीफ करती बहू की। हाँ बुआ, जब कोई लड़की अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है तो हमारा भी तो फर्ज है उसे पूरे दिल से अपनाए। वाह भैया, तुम तो अभी पहले दिन से ही जोरू के गुलाम बन गए। कुछ दिन तो रुक जाते। और बुआ भी तो इस घर की बेटी है, उनके सम्मान की तो कभी सोची नहीं आप लोगों ने। ये ड्यूअल पर्सनालिटी गेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धन्य है प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। और हाँ भाभी, मुझे आपके हाथ की कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। स्मिता आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है। मैंने तो किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी सब अपने मन से इतनी बातें बना रहा है। इतना कहकर स्मिता फूट फूट कर रोने लगती है और माया बुआ जी अपनी भतीजे के इस जवाब पर मंद मंद मुस्कान बिखेर रही थी, क्योंकि जिसका उन्हें सालों से इंतजार था आज उसकी नींव रखी जा चुकी थी। चलो भाभी, चलती हूँ मैं, बड़े ही दिन हो गए हैं। नीता जी माया जी को विदा में ढेर सारा सामान देती है। लीजिए जीजी, ये कंबल बेडशीट सेट भी आप ही रख लीजिए, और ये रहे चांदी के बर्तन जो हम आपको आलू की शादी की खुशी में दे रहे हैं। ये रही आपके सोने की अंगूठी,
ये आपकी कांजीवरम सिल्क की साड़ी और साथ में 5 किलो राय बरेली की फेमस मिठाई। कुछ कमी हो तो बताओ जीजी। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा मायका बना रहे, अम्मा बाबूजी तो रहे नहीं। इतना कहकर माया बुआ फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपने घर चली जाती है। लेकिन वो ननद भाभी में वो बीज बो जाती है जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती रहे। अब रिया हर रोज अपने भाभी के काम में मिनमेख निकालती रहती और दोनों के बीच में एक खींचतान सी बनी रहती। भाभी, आपको एक बार भी मेरे कपड़े दिखाई नहीं दिए कि मेरे कपड़े भी धो देती जरा? दीदी, आपके इतने सारे कपड़े एक साथ बेड पर रखे थे, मैं आपके रूम में भी गई थी, लेकिन आइडिया ही नहीं लगा कि कौन से धुलने हैं कौन से नहीं, इसलिए मैं चली आई। हाँ, आपको बहाना चाहिए बस काम चोरी का। रिया, तुम कैसे बात कर रही हो अपनी भाभी से? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छोटी होकर अपनी भाभी से ऐसे बात करती हो? हाँ हाँ, आप बस अपनी बहू की ऐसे ही तरफदारी करना मम्मी। बुआ बिल्कुल सही कहती है, इस घर में लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है। ना तो उनको कोई तवज्जो मिली घर में और ना ही मुझे। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे अभी सारे कपड़े दे दो, मैं अभी फिर से एक बार वॉशिंग मशीन चलाकर सारे कपड़े धो डालती हूँ। आप क्यों परेशान होती हो, मेरी एक ही तो प्यारी सी ननद है। इतना कहकर स्मिता रिया के गले में हाथ डाल देती है, लेकिन रिया जोर से स्मिता का हाथ झटक देती है। हटो भाभी, मुझे ये झूठा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। और माँ, आप पहले मुझे फिर भी प्यार करती थी, लेकिन भाभी के आने के बाद तो मैं आपके लिए अभी से पराई हो गई हूँ। बेटा, तू अभी से कैसी बातें करती है? मुझे पता है तेरे दिमाग में ये सारी बातें कौन डालता है, लेकिन ध्यान रखना लाडो, एक माँ से ज्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन रिया तो अपनी माँ की कोई भी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है और पूरा दिन खाना भी नहीं खाती। इधर समय बीतता जाता है, लेकिन बीतते समय के साथ रिया और स्मिता के बीच के रिश्ते सुधरने की बजाय और बिगड़ते जाते हैं। इसी बीच एक अच्छा रिश्ता देखकर रिया की शादी तय हो जाती है। दीदी, कैसे लगे हमारे होने वाले जीजाजी आपको? बढ़िया है सब भाभी। बस अब तो आपकी शादी का इंतजार है। दीदी खूब सारी शॉपिंग करेंगी, खूब मस्ती करेंगे। अरे बस भाभी, ठीक है ना, मुझे ये फेक पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी किशोर और नीता जी भी वहां आते हैं। क्या बातें हो रही है ननद भुजाई में? अरे बैठिए, दोनों बातें कर रही है। अब वैसे भी हमारी रिया कितने ही दिन की है, अब जल्दी ही ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। बस यही दिन तो याद रह जाते हैं। बस रिया बेटा, अब अपनी शॉपिंग भी शुरू कर दो, जो भी तुम्हें चाहिए बढ़िया से बढ़िया लो, अपनी किसी भी इच्छा को मारना मत। अपने इतना कहते कहते किशोर जी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें देख नीता जी की भी आंखें भर आती हैं। लेकिन अचानक फोन की घंटी बजती है। अरे बुआ का फोन। हेलो बुआ। इतना कहते हुए रिया अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है और सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ जाता है और हर जगह अब घर में धूम ही धूम थी। आलोक अपनी बहन की शादी के लिए घर को किसी महल के जैसे सजवा रहा था। बता रिया, कोई कमी लग रही हो घर में तुझे तो जैसा तू कहेगी तेरी शादी में हर काम ठीक वैसा ही होगा। बस तेरे कहने भर के दे रहे। नहीं भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। अब परसों तो मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। इतना कहकर रिया रोने वाली थी कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। रिया, तू इन सब की बातों में आकर पागल बन रही है? अरे ये सब तो चाहती है कि बस ये 25-30 लाख में तुझे खुश करके करोड़ों की संपत्ति हड़प ले। ना बेटा, इनकी भोली बातों में ना आना, अभी तो ठीक समय आया है। रिया फिर अपनी बुआ की बातों को सुनकर चकमे में आ जाती है। अब क्या कहना चाहती हूँ बुआ, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, आज जब हर जगह लड़कियों को बराबर का हक मिल रहा है तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? तुम भी इस घर में अपना बराबर का हक मांगो। अच्छा बुआ, मुझे इस घर में भी बराबर का हक मिल सकता है क्या? नहीं तो क्या पगली, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, सोना चांदी और जो भी संपत्ति है सब में तुझे हिस्सा मिलेगा। और तेरी शादी के तुरंत बाद ही तू उस हिस्से के लिए कोर्ट में केस भी लगा सकती है। अच्छा बुआ, लेकिन मैं केस क्यों करूंगी? मैं तो अच्छे से ही मांगूंगी ना, मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है। तो भी ना रिया बड़ी भोली है। चल कोई ना, तो पहले अपनी शादी निपटा, फिर जब पग फेरे के लिए आएगी ना तब बात करते हैं। 2 दिन बाद रिया बड़े ही धूमधाम से विदा होकर अपने ससुराल जाती है और 2 दिन बाद अपने पग फेरे के लिए आती है। इधर बुआ जी बड़ी ही बेसब्री से अपना प्लान तैयार किए बैठी थी।
बुआ मैं आ गई। माया जी अपनी भतीजी के गले लगकर उसे अंदर कमरे में ले जाती हैं और बाकी के लोग हॉल में बैठे बैठे रिया का इंतजार करने लगते हैं। देख तू साफ साफ कह दे, पापा मुझे मेरा हक चाहिए, क्योंकि अभी मांग लिया तो मिल जाएगा, वरना भूल जा। देख आज मेरे माँ बाप नहीं है तो तेरी माँ मुझे 2 रोटी भी खिलाना नहीं चाहती, और तेरी भाभी भी आगे चलकर कुछ जरूरत है क्या बताने की? ये रिया भी ना कितनी देर हो गई, माँ से मिलना नहीं है लेकिन बुआ से जाकर चिपक गई। नीता रिया के कमरे की तरफ जा रही थी तभी रिया और माया दोनों कमरे से बाहर आते दिखाई देते हैं। हाँ, बुआ से जाकर ही चिपक गई हूँ माँ, क्योंकि बुआ जी है जिन्होंने मुझे मेरा हक बताया है। पापा सुनिए, मुझे भी इस घर की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा चाहिए। रिया के मुंह से ये बात सुनकर सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या कह रही हो रिया? आपने जो सुना एकदम सही है भैया। मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग मुझे कोर्ट तक जाने का मौका नहीं देंगे, उससे पहले मुझे मेरा हक दे देंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं पगला गया रिया? क्या बके जा रही है? इतना कहकर नीताजी बहुत जोरों से रोने लगती है, लेकिन रिया तो वहां से गुस्से में चली जाती है। जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने हमारे साथ वही किया जो आज तक आप इस घर में करती आई है। क्यों? आज जब खुद की बेटी ने कहा तो दर्द हुआ आपको, और आज तक मैं मांगती आई थी तब आपने तो मुझे नहीं दिया मेरा हक। दीदी, आप भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि बाबूजी हमारे लिए क्या ही छोड़ कर गए थे। जो कुछ बनाया है मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज आलोक पिछले 10 साल से मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, जिसके कारण वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। तो मैं कब मांग रही हूँ? अब तो तुम्हारी खुद की बेटी मांग रही है भाई, उसको दो ना, मुझे क्यों सुना रहे हो? अब नीताजी और स्मिता रिया के पास जाते हैं। तो समझ क्यों नहीं रही है बेटा? मैं कह रही हूँ ये सब तेरी बुआ की साजिश है। अच्छा मम्मी, अब आप बुआ को ही उल्टा फंसवा रही हो, मतलब हद है भाई। अच्छा तो मेरी बस एक बात मान, फिर जो तू कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी। बताओ क्या कहना है? तो बस एक बार अपनी बुआ से इतना कह दे कि मुझे इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं चाहिए, फिर तुम देखना। इतनी सी बात? ठीक है, अभी जाकर कहती हूँ। रिया अपनी बुआ के पास जाकर साफ साफ कह देती है उसे अब प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं चाहिए। बस इतना सुनते ही माया जी तो तिल मिला उठी। तो पागल तो नहीं हो गई है? हिस्सा नहीं चाहिए? अरे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मेरे सालों की मेहनत पर तुझे ऐसे पानी थोड़ी ना फेरने दूंगी। क्या मतलब बुआ जी? मैं समझी नहीं। हिस्सा तुझे लेना ही होगा रिया, मैं तुझे ऐसे हिस्सा लिए बिना पीछे नहीं हटने दूंगी। मुझे नहीं मिला तो क्या तुझे तो लेना ही होगा। तभी नीताजी और बाकी के घर वाले कमरे के अंदर आते हैं। देख लिया रिया, अपनी बुआ जी की पूरी जिंदगी की मेहनत अब समझी के नहीं? हाँ माँ, सब समझ गई। इतना कहकर रिया अपनी माँ के गले लग जाती है।